बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काउंट। एक लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था जो आप लोगों से यानी कुछ बच्चों से सॉल्व हो गया, कुछ बच्चों से नहीं। ठीक है। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में फंक्शन एंड प्रोसीजर कर रहे थे विदाउट पैरामीटर। सही है, नॉर्मल फंक्शन एंड प्रोसीजर कर रहे थे। आज इसका एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे और फंक्शन एंड प्रोसीजर विद पैरामीटर्स को भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप वन। आपको काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप वन से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और अज्यूम करो डेटा इज अ ग्लोबल एरे। ग्लोबल एरे का मतलब क्या है भाई? हमारा डेटा नाम का जो एरे है वो हमारा पहले से मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास डेटा भी मौजूद है, वो हमारा एरे फील्ड भी है। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर इस डेटा नाम के एरे को क्या करना है? यूज करना है। इस डेटा नाम के एरे को क्या करना है भाई? हमें यूज करना है। ठीक है। तो चलो आ जाओ आगे हम लोग चेक करते हैं भाई किस तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। सही है, एक सेकंड आगा, अभी अफान अभी समझो, हो जाएगा क्लियर, कोई मसला नहीं। अब मैं क्या करूंगा भाई, हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी कोई बच्चा मुझे बता सकता है भाई? मैसेज में बताना कि इसमें लिखा हुआ है काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप वन, अज्यूम करो डेटा इज अ ग्लोबल एरे। आप मुझे इसमें से बताओ कि इसमें फंक्शन यूज होगा कि प्रोसीजर यूज होगा? मैसेज पे बताना। फंक्शन यूज होगा कि प्रोसीजर यूज होगा? वेरी गुड है। नहीं आगा, गलत। फंक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। यहाँ पर वैल्यू इसने कहीं बोला कि कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है? ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसने। तो अगर इसने कुछ भी नहीं कहा तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग प्रोसीजर बनाएंगे। इससे कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही और प्रोसीजर में हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाया। और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग सेक्शन काउंट कर रहे हैं ना, कितने स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप वन से बिलोंग कर। तो हमने यहाँ पर लिखा काउंट सेक्शन। अच्छा, अब मेरे पास ये जो एरे, डेटा नाम का एरे है, वो क्या है? ग्लोबल। और इसके अंदर डेटा मौजूद है। और इसके अंदर इंडेक्सेस कितने हैं? 1 2, और ये कहाँ तक है? 30 तक इसके इंडेक्सेस है। अब हर इंडेक्स में हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल OLG1 और स्पेस है इसके बाद, और इसके बाद कोई ना कोई नाम। इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे देखो OLG2, इसके बाद स्पेस है और इसके बाद कुछ ना कुछ नाम। ठीक है। इसके बाद हमारे पास OLG1 स्पेस है, इसके बाद स्टूडेंट का नेम। इसी तरह हमारे पास जो शुरू के चार इंडेक्सेस होंगे, इसमें हमारे पास OLG, इसके बाद हमारे पास नंबर लिखा होगा, या तो 1 2 3 4। तो शुरू के चार करेक्टर तो हमारे पास फिक्स है। सही है। OLG के बाद कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा, उसके बाद स्पेस है और नाम हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कितना बड़ा नाम है, और इसकी जरूरत है भी नहीं। हमें तो ग्रुप इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टूडेंट्स हमारे कौन से ग्रुप से बिलोंग। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे करना क्या है? काउंट करना है। तो मैंने एक काउंट नाम का एरे बनाया, डिक्लेयर किया मैंने काउंट। और इसके बाद इसने क्या कहा है यहाँ पर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप वन, अज्यूम करो डेटा इज अ ग्लोबल है। तो मुझे डेटा के हर हर इंडेक्स पे जाकर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाले इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है वो ग्रुप वन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके चेक करूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे, इस तरीके से मैं पूरे के पूरे एरे पे चेक करूंगा। तो मतलब मेरा लूप लगेगा। और लूप के लिए हम कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं भाई? इंडेक्स नाम का वेरिएबल यूज। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी भाई? इंटीजर होगी। अच्छा, अब जब काउंट नाम का वेरिएबल यूज किया है तो इसको इनिशियलाइज करना भी जरूरी है। काउंट को मैंने इनिशियलाइज किससे कर दिया भाई? 0 से कर दिया। मैंने यहाँ पर लूप स्टार्ट किया फॉर इंडेक्स 1 2 30। क्यों? इसलिए कि हमारे पास में इंडेक्सेस कितने? 30 इंडेक्सेस हैं। तो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा भाई? 1 से लेकर 30 तक मेरा लूप चलेगा। अच्छा, अब मैं लूप में आने के बाद सबसे पहले कहां पर चेक करूंगा? पहले इंडेक्स पे वैल्यू चेक करूंगा। और पहले इंडेक्स पे वैल्यू चेक करूंगा तो मैं कहूंगा भाई डेटा के इंडेक्स पे जाओ। तो डेटा के इंडेक्स में मतलब मैं यहां पर आ गया हूं। अब मुझे इस बड़ी स्ट्रिंग में से छोटी सी स्ट्रिंग को अगर मुझे गेट करना है, तो हमने बिल्ट इन फंक्शन का टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने एक बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था, सब स्ट्रिंग। तो मैं एक बड़ी स्ट्रिंग में से क्या कर सकता हूँ? सब स्ट्रिंग की मदद से छोटी स्ट्रिंग को निकाल सकता हूँ, मतलब उसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मैं सब स्ट्रिंग। मैंने कहा डेटा के एरे पे जाओ
और इसकी इंडेक्स पोजीशन। मुझे बताओ डेटा के एरे पे गए, इंडेक्स की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा, अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ फोकस करो समझने पे। ठीक है, डेटा के एरे पे जाओ और इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है हमारे पास 1। तो हमारे पास डेटा नाम के एरे पे जाओ और पहले इंडेक्स पे जाके चेक करो, तो पहले इंडेक्स में मतलब मेरे पास इस पूरी स्ट्रिंग का क्या आ गया, एक्सेस आ गया। सब स्ट्रिंग में हमारे पास पैरामीटर में 3 वैल्यू। मैंने कहा बेटा अरीबा, अच्छा, अब मुझे सेकंड पैरामीटर में क्या बताना है भाई, वो वैल्यू कहाँ से पिक करनी है। मैंने कहा आप इंडेक्स, मैंने कहा आप क्या करो भाई, पहली पोजीशन से पिक करो। तो वो क्या करेगा, यहां से पिक करना स्टार्ट करेगा। और लास्ट पैरामीटर में मैं क्या बताऊंगा, थर्ड पैरामीटर में कितने करेक्टर पिक करने, तो मैंने कहा यहाँ पर 4 करेक्टर पिक। तो देखो यहाँ पर डेटा नाम के इंडेक्स पे गए, इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 1। तो मतलब मैं इस पूरी स्ट्रिंग का मुझे एक्सेस मिल गया। बोले भाई पहले पहले करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर से वैल्यू पिक करना स्टार्ट करो। और कितने करेक्टर पिक करने, 4। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा OLG1। OLG1। तो क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ, अगर ये मेरा स्टूडेंट OLG1 से बिलोंग करता है तो मैं क्या कर लूंगा, काउंट कर लूंगा। मैंने कहा इफ, अगर, तो थोड़ा सा हम लोग, बल्कि सही है, सही है, इज इक्वल्स टू OLG1। ठीक है, तो अब मुझे, मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई, OLG1 क्या इज इक्वल्स टू OLG1 होता है। तो मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रू हो जाएगी। देखिए OLG1 इज इक्वल्स टू OLG1 होता है, और इफ की कंडीशन जब ट्रू होती है तो हम इफ की कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद इसने कहा था भाई जो भी ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा हम इसको काउंट कर लेंगे। मैंने फौरन से काउंट कर लिया। देन काउंट एरो काउंट +1। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0। 0 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। काम कंप्लीट हो गया। मैंने यहां पर कहा एंड इफ नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। वही पुराना कॉन्सेप्ट, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, 1 थी। 1 + 1 क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। हम लोग ऊपर आएंगे, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है भाई, मेरे पास 2 हो गई है। क्या 2 < 30 होता है, यस, कंडीशन मेरे पास क्या है भाई, ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या करूंगा भाई, लूप के अंदर आ जाऊंगा। तो लूप के अंदर आने के बाद वो क्या कह रहा है, सब स्ट्रिंग करो। वो लूप के अंदर आने के बाद क्या कह रहा है बेटा, अपना माइक ऑफ कर लो। अच्छा, लूप में आने के बाद क्या कह रहा है भाई, सब स्ट्रिंग करो। और सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है भाई, सब स्ट्रिंग में 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं। बोलता है डेटा नाम के इंडेक्स पोजीशन पे जाओ, डेटा नाम के एरे पे जाओ और उसकी इंडेक्स पोजीशन पे। तो उसकी इंडेक्स पोजीशन मतलब इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2। तो मेरे पास इस स्ट्रिंग का एक्सेस आ जाएगा। जब इस स्ट्रिंग का एक्सेस आ जाएगा तो वो क्या कह रहा है नेक्स्ट से, कि हमें कौन से करेक्टर से वैल्यू पिक करनी है, फर्स्ट करेक्टर से। तो हमने फर्स्ट करेक्टर से वैल्यू पिक की, और कितने करेक्टर पिक करने हैं, 4। 1 2 3 4। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, OLG2 आ जाएगा। OLG2। तो अब मुझे बताओ बेटा, हमारे यहाँ पर क्या लगी हुई है, इफ की कंडीशन। क्या OLG2 इज इक्वल्स टू OLG1 होता है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं कंडीशन के अंदर नहीं आऊंगा, डायरेक्ट एंड इफ पे आ। और इसका मतलब क्या हुआ, कि जो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ OLG1 से बिलोंग करेगा उसी को ही मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था जो ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा तो आपको सिर्फ उसी को ही काउंट करना है। ये मेरा लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और कहाँ तक चलेगा, ये 30 टाइम्स चलेगा। पहले से थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, फोर्थ फिफ्थ, फिर इसके बाद 30 तक जाएगा। एक टाइम आएगा इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 31। क्या 31 < 30 होता है, नो, कंडीशन फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी मैं लूप से बाहर आऊंगा। तो जब मैं लूप से बाहर आऊंगा तो मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एरे चल गया है। और जब एरे रन हो गया है तो मेरे पास जैसे ही लूप से बाहर आऊंगा तो मेरे पास काउंट की एक अपडेटेड वैल्यू होगी। और काउंट की जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी मैं इसको क्या करूंगा भाई, आउटपुट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर आउटपुट किया।
आउटपुट टोटल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप वन इज, आउटपुट के बाद जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो एज इट इज हमारा स्क्रीन पे आ जाता है। और यहाँ पर क्या किया मैंने, काउंट, जो भी काउंट की वैल्यू होगी, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता मतलब वो वेरिएबल है, मेमोरी में जाके चेक करेगा, जो भी काउंट की अपडेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। 2 3 4 5 6 30 भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास काउंट की वैल्यू होगी हमारे पास, काम कंप्लीट हो गया। और हम लोग आखिर में क्या कर देंगे, एंड प्रोसीजर। ये हमारे पास इतना सा आंसर। हाँ, चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, पहले इसको कॉपी कर। भाई एक बच्चे, एक स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर ग्लोबल एरे का क्या मतलब है, तो मतलब ग्लोबल एरे का मतलब ये है कि मेरे पास एरे पहले से मौजूद है, उसके अंदर डेटा भी मौजूद है, सही है, उसके अंदर वैल्यू सारी की सारी मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ उस एरे को यूज करना है। एक और बच्चे ने पूछा सर अगर लोकल होता, तो लोकल का मतलब ये होता कि अब मुझे एरे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता प्रोसीजर के अंदर, और प्रोसीजर के अंदर जब एरे क्रिएट करता तो उसके अंदर वैल्यू मुझे यूजर से इनपुट भी लेनी पड़ती, और फिर जब यूजर से इनपुट लेता एरे फिल होता, उसके बाद ही सारा का सारा काम करता कि भाई कितने स्टूडेंट्स ग्रुप वन से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसने क्या किया भाई, एरे ग्लोबल है तो मतलब एरे पहले से मौजूद है, डिक्लेयर भी हुआ हुआ है, उसके अंदर वैल्यूज भी हमारे पास मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ उस एरे को आपको यूज करना है, बस। एक टॉपिक है जो अभी हमने पढ़ा है, फंक्शन प्रोसीजर, यही सेम टॉपिक है बट हम लोग इसको पैरामीटर्स से करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर होते क्या है भाई, ये हमारे कोड को और सिंप्लीफाई कर देता है, बहुत अच्छी चीज होती है। पैरामीटर क्या होते हैं भाई, प्री डिफाइन इनपुट्स होते हैं, प्री डिफाइन इनपुट्स। हमारे पास दो टाइप्स के पैरामीटर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर। एक होता है मेरे पास बाय वैल्यू, और दूसरा होता है मेरे पास बाय रेफरेंस। तो अभी मैं एक प्रोसीजर बनाता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं भाई बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस में क्या मतलब है। तो मैंने एक प्रोसीजर बनाया टेस्ट के नाम से, अपनी मर्जी से नाम रख लिया, एक प्रोसीजर बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पैरामीटर, अब हम लोग जो है ना, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे थे, कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे थे, अब हम वैल्यू पास करेंगे ब्रैकेट के अंदर बाय वेल। वेल का मतलब ये क्या है, वेल कीवर्ड है, मतलब बाय वेल का मतलब होता है बाय वैल्यू। और मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली एक्स, और इसकी डेटा टाइप मैंने रख दी इंटीजर। और बाय रेफ, रेफ का मतलब होता है भाई भाई रेफ, बाय रेफरेंस, ठीक है। और मैंने यहाँ पर वैल्यू ली वाई इंटीजर। तो ये दो हमारे पास वेरिएबल है एक्स और वाई, और इन दोनों के डेटा टाइप मैंने अलग अलग बतानी होगी, चाहे सेम डेटा टाइप ही क्यों ना हो। तो अच्छा, एक्स इंटीजर है, वाई इंटीजर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको एंड प्रोसीजर कर दिया। मैं आपको ड्राई रन करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए क्लियर हो जाए। अच्छा, बाहर से मेरे पास वैल्यू आ रही होगी एक्स, और बाहर से मेरे पास वैल्यू आ रही होगी वाई। तो बाहर से किस तरीके से आ रही होगी जरा देख लेते हैं। मैंने एक ग्लोबल एरे बना लिया, कंपाइलर या इंटरप्रेटर किस तरीके से इसको रीड करेगा जरा इसको देख लेते हैं। डिक्लेयर एक्स और वाई, इसकी डेटा टाइप मैंने क्या रख दी भाई,
इंटीजर। अच्छा, अब हमारे जो कंपाइलर है ना, हमारा जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहली लाइन ये रीड करेगा और दो वेरिएबल बनाएगा। कौन कौन से वेरिएबल बनाएगा, एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाएगा और एक वाई नाम का वेरिएबल बनाएगा। और ये वेरिएबल कौन से होंगे भाई, हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होंगे। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल मैंने यहाँ पर कमेंट में बता दिया, सही है। अच्छा, अक्सर 15 मार्कर में वो आपको बोलता है कमेंट्स ऐड करो, तो हमारे पास डबल स्लैश के बाद अगर जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पास कंपाइलर इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ही चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आपको जितने चाहे कमेंट्स ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ज्यादा अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होता है भाई, स्टूडेंट्स की राइटिंग समझ नहीं आ रही होती, अक्सर ऐसा होता है भाई उस स्टूडेंट्स की कंडीशन उसके हिसाब से समझ नहीं आ रही होती, तो एग्जामिनर आपके कमेंट्स को रीड करता है। अगर उसको कमेंट रीड करने के बाद समझ आ गई चीज तो आपको उसके मार्क्स दे देगा। तो मतलब आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर रहे हो। मैंने अपने यहाँ दो वेरिएबल जो बनाए मैंने इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि ये कौन से वेरिएबल है भाई, हमारे ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर मेरी प्रोसीजर या फंक्शन की बॉडी के बाहर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो वो कौन से वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अगर मैं फंक्शन और प्रोसीजर की बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता तो वो क्या होते हैं भाई, लोकल वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल का हमारे पास स्कोप कहाँ तक होता, उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोसीजर की बॉडी के अंदर अंदर तक कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई कर सकता था। बाहर अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते तो कंपाइलर बोलता मैं नहीं जानता। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होगा, फंक्शन की बॉडी के अंदर भी होगा और फंक्शन की बॉडी के बाहर भी होगा। देखो बेटा, अगर आप लोग मैसेज कर रहे हो ना तो मैं आपका रिप्लाई नहीं दूंगा, खासतौर पर जो पढ़ाते वक्त मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, फायदा ही नहीं है उसका रिप्लाई देने का। पहले पूरा समझो, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, जिसका मैसेज आ गया मैं सिर्फ इग्नोर कर दूंगा सीन कर। हाँ, पूरा समझने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग मुझसे पूछो, मैं आपको जरूर डिफाइन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सही है, सही, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, कंपाइलर के लिए पहली लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी। तो क्या किए, दो लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाए, एक्स और वाई नाम के ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ही ये देखेगा प्रोसीजर है और प्रोसीजर यूजर डिफाइन है, तो वो इस पूरी बॉडी को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। स्किप करने के बाद क्या होगा भाई, हम यूजर से एक एक्स और वाई लेंगे। कंपाइलर के लिए सेकंड लाइन कौन सी होगी, ये होगी। तो इसने यहाँ पर क्या किया, आउटपुट एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिया, एंटर टू नंबर्स। और यहाँ पर क्या ले लिया, इनपुट एक्स और वाई। सपोज कर लेते हैं यूजर ने एक्स और वाई क्या दे दिया भाई, हमारे पास एक्स की वैल्यू हमें यूजर ने दी है, एक्स की वैल्यू हमें यूजर ने दी है 10, और वाई की वैल्यू भी हमें यूजर ने क्या दी है भाई, 10। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस प्रोसीजर को कॉल करना है। तो प्रोसीजर को कॉल करते वक्त एक कीवर्ड का ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो कॉल नाम का कीवर्ड याद रखना। तो मैंने यहाँ पर कहा कॉल, और इसमें दो वैल्यू पास कर दी, एक्स और वाई। मुझे कोई बच्चा बता सकता है एक्स में वैल्यू क्या थी, 10, वाई में वैल्यू क्या थी, 10। तो यहाँ से 10 पास हो रहा होगा, यहाँ से भी 10 पास हो रहा होगा। जो पहला पैरामीटर, मतलब जो पहली वैल्यू पास हो रही है वो पहला पैरामीटर रिसीव करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही होगी, 10। यहाँ पर वैल्यू क्या भेज रहे हैं भाई हम लोग, वाई, तो ये वाई क्या रिसीव करेगा, सेकंड पैरामीटर 10। तो एक्स में भी मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 10, वाई में भी वैल्यू क्या आ गई, 10। तो मतलब मैंने कहा था ये प्री डिफाइंड इनपुट्स होंगे। तो देखो यहाँ पर यही हो रहा है, प्री डिफाइंड इनपुट, बाहर से वैल्यू आ रही है 10 और वाई भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मुझे यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, वो पैरामीटर में पास कर रहा है वैल्यू, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एक्स के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स एरो x+2, वाई एरो y+2। अच्छा, तो x में मेरे पास क्या था भाई, हमारे पास 10 था, तो 10+2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 12। y में क्या था, 10, 10+2 मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 12। अब अगर मैं आउटपुट करता हूं, मैंने कहा आउटपुट
एक्स कॉमा वाई, तो अब अगर मैं आउटपुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 12 हो गई है, वाई की वैल्यू भी 12 हो गई है, तो मेरे पास 12, आंसर आ रहा होगा। अगर मैं यहां पर आउटपुट करता हूं एक्स कॉमा वाई, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? एनीवे कोई बच्चा मुझे बता सकता है? मैसेज में बता प्लीज। अब रिप्लाई दो। देखो भाई, मैंने कहा यहां पर जब हम लोग एक्स वैल्यू पास कर रहे थे 10, वाई वैल्यू पास कर रहे थे 10, तो ये दो वैल्यू पास हो रही थी। यूजर ने हमें 10 और 10 इनपुट किया, तो 10 यहाँ पर पास हो रहा है, 10 यहाँ पास हो रहा है। यहाँ पैरामीटर में एक्स में 10 रिसीव हुआ, वाई में 10 रिसीव हुआ, तो 10 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 12। 10 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 12। तो इसमें यहाँ पर अगर मैंने विद इन प्रोसीजर के अंदर अंदर अगर मैं आउटपुट करता हूँ बॉडी के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा भाई हमारे पास बॉडी के अंदर अगर मैं आउटपुट करता हूँ तो मेरे पास 12, 12। ठीक है, मतलब इसने दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। अब अगर मैं प्रोसीजर के बाहर अगर इसको आउटपुट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर लिए हैं। एक पैरामीटर लिया है बाय वेल, एक पैरामीटर लिया है बाय रेफ। तो बाय वेल और बाय रेफ का मतलब क्या होता है भाई? बाय वेल का मतलब होता है ये फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर तक सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को अपडेट करेगा, फंक्शन की बॉडी के बाहर हमारी पुरानी वैल्यू ही आएगी। तो देखो इसने अगर बाय वेल एक्स लिया है, तो एक्स को इसने अंदर तो अपडेट कर दिया 12, बट बाहर वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? पुरानी वैल्यू ही आएगी। तो पुरानी वैल्यू एक्स की क्या थी? मेरे पास 10 थी, तो मैं अगर बाहर आउटपुट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? 10। चलो, बाय रेफ का मतलब क्या होता है? बाय रेफ मतलब वाई, वाई इसने क्या लिया है भाई? हमारे पास बाय रेफ लिया और 10, तो मतलब यहाँ पर इसने 10 + 2 किया। तो बाय रेफ में जो भी वैल्यू हम अपडेट करेंगे बॉडी के अंदर, वो बाहर भी क्या हो जाएगी? मेरी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ समझो बाय वेल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर अंदर वैल्यू अपडेट होगी। तो इसने यहाँ पर देखो क्या लिखा है? 12, और बाहर वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स की 10। और बाय रेफरेंस ग्लोबली क्या हो जाएगी? मेरी अपडेट हो जाएगी, पूरे कोड के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? 12, और बाहर भी मेरे पास क्या आएगा? 12। इतना सा कॉन्सेप्ट था बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू का। चलो इसको जल्दी से लिख लो, इसको आगे चलो। देखो भाई, जब भी प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो उसके बाद कॉल के कीवर्ड के बाद हम उसका नाम लिखते हैं। तो मैंने गलती से यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉल और उसके बाद हम लोग लिखेंगे टेस्ट। कौन से प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ? टेस्ट नाम के प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जरूर लिखें। सही है भाई। अब मैं बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस को थोड़ा सा जो मैंने बताया है यहाँ पर वर्डिंग्स में लिख रहा हूँ। बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस, और तो बाय वैल्यू हमारे पास क्या होती है भाई? चेंजेस आर टेम्पररी, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर हमारे पास चेंजेस होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई चेंजेस आर टेम्पररी। और बाय रेफरेंस में हमारे पास क्या होती है भाई? चेंजेस परमानेंट होती है। और बाय वैल्यू में हमारे पास क्या होता है? कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल इज प्रोवाइडेड। ये बोल रहा है भाई हम लोग जो पैरामीटर में वैल्यू भेज रहे होते हैं वो कॉपी भेज रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पर बाय वैल्यू भेजा था एक्स के अंदर, तो मैंने एक्स के अंदर क्या किया भाई? कॉपी भेजी है, ताकि जैसे ये एक्स को अपडेट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन या प्रोसीजर की बॉडी के अंदर अंदर तक अपडेट हो, बाहर हमें वो क्या करे? पुरानी वैल्यूज ही दे। अगर हम ओरिजिनल वैल्यू भेज देते तो वो बाहर भी वैल्यू अपडेट कर देते। और बाय रेफरेंस में क्या होता है? ओरिजिनल वेरिएबल पास कर देते हैं, इससे कि डायरेक्ट वैल्यू अपडेट कर दो, पूरी ओवरऑल कोड के अंदर अपडेट हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल वेरिएबल इज प्रोवाइडेड।
अच्छा, एक पॉइंट इसका ऐड कर लो, बाय डिफॉल्ट इज बाय वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी समझा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट इज बाय वैल्यू, मतलब ये कह रहा है अगर मैंने यहाँ पर ना बाय वैल्यू लिखा ना बाय रेफरेंस लिखा, सिर्फ लिखा है एक्स इंटीजर वाई इंटीजर, तो ये दोनों के दोनों अब क्या होंगे, मेरे बाय वैल्यू होंगे। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, ना बाय वैल्यू लिखा ना बाय रेफरेंस लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय वैल्यू। चलो, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, इसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोग खुद से करना। मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट इनपुट पासवर्ड एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न इट्स लेंथ। तो कोई बच्चा कह रहा था कि सर वो बताता है स्पेसिफिक कि पैरामीटर लेना है कि नहीं लेना है, तो देखो यहाँ बताया हुआ है इनपुट पासवर्ड, जो पासवर्ड आपको लेना है वो किसमें लेना है, पैरामीटर में लेना है। और आगे क्या लिखा हुआ है भाई हमारे पास, एंड रिटर्न इट्स लेंथ, तो जो पासवर्ड आप पैरामीटर में लोगे उसकी लेंथ, पासवर्ड की जो लेंथ होगी वो रिटर्न करनी है। तो रिटर्न कहाँ पर होता है भाई, फंक्शन में होता है कि प्रोसीजर में होता है, ऑफ कोर्स प्रोसीजर में। यस, तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन बनाया, मुझे पासवर्ड की लेंथ मालूम करनी है ना, तो मैंने पास लेंथ नाम का एक फंक्शन बना लिया। और इसने बोला कि हमारे पैरामीटर में क्या आ रहा है भाई, पासवर्ड, तो मैंने एक पास नाम का वेरिएबल यहाँ पर लिखा, और पासवर्ड की डेटा टाइप क्या होती है भाई, स्ट्रिंग होती है। तो अब देखो ना, मैंने यहाँ पर बाय वैल्यू लिखा है ना मैंने बाय रेफरेंस लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है भाई, बाय वैल्यू होता है। ठीक है, तो और ये क्या कर रहा है, रिटर्न करनी है भाई जो भी पासवर्ड है इसकी लेंथ रिटर्न करनी है, तो लेंथ तो हमारी नंबर्स में होती है, इंटीजर होगी, तो इसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या होगी। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने, चीजें थोड़ा सा फोकस करोगे ना, बहुत आसान चीज। रिटर्न इंटीजर, एक एक चीज क्वेश्चन करना डिफाइन। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास पासवर्ड में कुछ भी आ सकता है भाई, वो कुछ भी दे सकता है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास पासवर्ड में आ रहा है जो मेरा फेवरेट पासवर्ड है, CS@BS, ये पासवर्ड में आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है भाई, इस पासवर्ड की लेंथ, तो हमने लेंथ मालूम करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था। कौन सा बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था भाई, लेंथ, और ब्रैकेट के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। पास में जाओ और उसकी लेंथ कैलकुलेट करो, तो ये पास में गए, पास में मेरे पास ये वैल्यू मौजूद है। क्या लेंथ है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है इसको रिटर्न कर दो, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 6, वो क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और रिटर्न कहाँ पर होती है, जहाँ फंक्शन का नाम लिखा होता है, यहाँ पर क्या हो रही होगी, वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। और अब हम क्या करेंगे, एंड। अब जरा मैं इसको वापस से ड्राई रन करके भी समझा। मैंने आपको कहा भाई, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जैसे ही इस पहली लाइन पे आएगा, देखिएगा यार पास लेंथ नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब यूजर ने खुद से अपने बिहाफ पे बनाया है फंक्शन। तो ये पूरी बॉडी को स्किप कर देगा, ये पूरी बॉडी को स्किप कर देगा। इसके लिए पहली लाइन कौन सी होगी, ये वाली। अब यहाँ पर मुझे फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने कहा था भाई फंक्शन और प्रोसीजर में कॉल करने का सिर्फ एक ही डिफरेंस है, प्रोसीजर को जब कॉल करते हैं तो उस प्रोसीजर के नाम से पहले कॉल नाम का कीवर्ड आता है, और फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ नाम आता है। तो मैंने यहाँ पर देखा भाई फंक्शन का नाम क्या है, पास लेंथ, आउटपुट कर देता हूँ, आउटपुट पास लेंथ, और मैंने यहाँ पर वैल्यू भेज दी CS@, मैंने यूजर से नहीं ली, अब डायरेक्ट वैल्यू भेज दी। मैंने कहा भाई ये वैल्यू मैंने क्या की, पास लेंथ नाम का ऊपर फंक्शन ढूंढो,
और अगर मिल जाए तो उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दो। तो देखो ऊपर इसको पास लाइन नाम का फंक्शन मिल गया और इसको ये वैल्यू पास कर दी, और ये पास नाम के वेरिएबल में इसने क्या किया, ये वैल्यू को रिसीव किया पैरामीटर ने। अब जब पैरामीटर ने ये वैल्यू को रिसीव किया इस वेरिएबल के अंदर, तो हम लोग जब भी अंदर इसको एक्सेस करेंगे तो इसको किस वेरिएबल से एक्सेस करेंगे, इस वेरिएबल से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर इसने कहा भाई मुझे इसकी लेंथ निकालनी है जो भी हमारे पैरामीटर में वैल्यू आ रही है। तो मैंने कहा भाई लेंथ का एक बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई करते हैं, लेंथ, और किसकी लेंथ निकालनी, पास की। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6। और ये क्या बोल रहा है भाई, रिटर्न कर दो। फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रिटर्न होती है। तो मैंने वैल्यू क्या कर दी, रिटर्न कर दी, और पास लेंथ के पास क्या आ रहा होगा, 6। अभी हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर था। तो क्या ये चीज और ये चीज सेम है, यस। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा होगा, 6। ठीक है। अच्छा, अब जब वैल्यू मेरे पास रिटर्न हो रही है तो ये बताओ मेरे पास जो वैल्यू रिटर्न हो रही है 6, ये 6 क्या इंटीजर है। से बोला जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या होगी, मेरे पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। जो मेरे पास वैल्यू रिटर्न होगी वो कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, मेरे पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। सफान देखो यहाँ पर, तो जो भी वैल्यू मेरे पास रिटर्न होगी वो जाहिर सी बात है वो क्या है भाई, इंटीजर है। तो ये चेक करेगा जो ये वैल्यू रिटर्न हो रही है क्या ये इंटीजर वैल्यू है, यस इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू चेक किया, अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो क्या कर देगा भाई, रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर देखो हमारा कंपाइलर कहाँ था, यहाँ था। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 6 आ जाएगी। और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, आउटपुट। तो मेरी स्क्रीन पे क्या हो रहा होगा, आउटपुट 6 हो रहा होगा। इतनी डिटेल बता दी है, जल्दी से मुझे बताओ थम्स अप करके, क्लियर है कि नहीं। और अगर क्लियर नहीं है तो कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं। बहुत क्वेश्चन कर, चलो एक सवाल और करते हैं। क्रिएट अ प्रोसीजर कॉल्ड लोअर। बोला भाई एक प्रोसीजर बनाओ उसका नाम क्या होगा, लोअर होगा। और इसने बोला टेक सर क्लास टू टेक टू नंबर एज पैरामीटर, और आपको 2 नंबर पैरामीटर में लेने हैं और डिस्प्ले करना है लोअर वन। डिस्प्ले दी लोअर। तो अब जरा देखते हैं भाई, हमने यहाँ पर कह रहा है क्रिएट अ प्रोसीजर, प्रोसीजर बनाना है, उसका नाम क्या होना चाहिए भाई, लोअर। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ भाई, मैंने कहा प्रोसीजर, और इसका नाम मैंने क्या रख लिया, लोअर। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है प्रोसीजर में 2 नंबर एज अ पैरामीटर लेने, टेक 2 नंबर एज अ पैरामीटर। तो मैंने यहाँ पर लिखा num1, जो भी num1 वैल्यू आ रही होगी उसकी डेटा टाइप मैंने बता दी इंटीजर होगी, और num2 की डेटा टाइप भी मैंने बता दी भाई इंटीजर होगी। अब मेरे पास 2 वैल्यू आ रही है भाई, वो कुछ भी हो सकती है, नंबर 1 10, नंबर 2 12, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने कहा सिंपल इफ की कंडीशन लगेगी, इसमें से लोअर वन बताना है ना। मैंने कहा इफ num1 लेस देन num2। अगर मैं सपोज कर रहा हूँ नंबर 1 मेरे पास 10 है, नंबर 2 मेरे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है बाहर से वैल्यू। तो नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 10। नंबर 2 की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, नंबर 2 की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, नंबर 2 की वैल्यू हमारे पास है 12। तो अब मुझे बताओ क्या नंबर 1 लेस देन नंबर 2 है, कोई बच्चा मुझे कंडीशन बता सकता है क्या होगा। नंबर 1 क्या लेस देन नंबर 2 है, अगर नंबर 1 लेस देन नंबर 2 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देन आउटपुट num1 इज लोएस्ट, और num1 की वैल्यू। अच्छा, क्या पता हमारी वैल्यू क्या आ रही हो, 12 और 10। तो यहाँ पर नंबर 1 में वैल्यू क्या होगी, 12। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 10। तो क्या नंबर 1 लेस देन नंबर 2 है, नो कंडीशन फॉल्स। तो जब ऑफकोर्स नंबर 1 छोटा नहीं होगा तो कौन सा नंबर छोटा होगा भाई, नंबर 2 छोटा होगा, एल्स आउटपुट
नंबर 2 इज लोएस्ट और num2 की वैल्यू बता दो। आखिर में क्या आ जाएगा भाई, एंड इफ, और काम खत्म हो गया, मेरा आउटपुट भी हो गया, आखिर में क्या आ जाएगा, एंड प्रोसीजर। तो अब जरा देखो मुझे, मैंने यहाँ से वैल्यू स्टार्ट की, कंपाइलर के लिए पहली लाइन कौन सी होगी, ये वाली होगी। देखिएगा भाई, प्रोसीजर बना हुआ यूजर डिफाइंड प्रोसीजर, वो इस पूरी बॉडी को क्या कर देगा भाई, स्किप कर देगा। अब मैंने कहा था वैल्यू हमें बाहर से आ रही होती है, तो अब मैं क्या करूंगा भाई, डिक्लेयर करूंगा ग्लोबल वेरिएबल num1, num2, इंटीजर। तो ये ग्लोबल वेरिएबल, कंपाइलर के पहली लाइन कौन सी होगी, ये होगी जिसने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, उन दोनों के डेटा टाइप क्या है भाई हमारे पास, इंटीजर। तो मेरे पास दो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुए। किस किस नाम से ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुए भाई, एक num1 नाम के वेरिएबल से और एक num2 नाम के वेरिएबल से। ठीक है। अब ये देखिएगा भाई, प्रोसीजर कौन सा है, यूजर डिफाइन है, इस पूरी बॉडी को स्किप कर देगा। कंपाइलर के लिए सेकंड लाइन कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसने बोला आउटपुट एंटर टू नंबर्स, इनपुट num1 और num2। तो अब मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, एंटर टू नंबर्स, और हम लोग यहाँ से यूजर से क्या करेंगे, दो वैल्यूज इनपुट कर लेंगे। मैंने कहा भाई इनपुट नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा भाई, सपोज कर लेते हैं हमने यहाँ पर वैल्यू इनपुट की 10 और यहाँ पर वैल्यू इनपुट की 15। तो ये 10 कौन रिसीव करेगा, num1 नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा और मेमोरी में क्या कर देगा, अपडेट कर देगा 10। ये 15 कौन रिसीव करेगा, num2 नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा और मेमोरी में अपडेट कर देगा 15। कंपाइलर के लिए चौथी लाइन कौन सी होगी, फोर्थ लाइन हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरे पास वैल्यू आ गई है तो अब मैं प्रोसीजर को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। और प्रोसीजर को कॉल किस तरीके से करते हैं, कॉल नाम का कीवर्ड लिखते हैं, कॉल नाम का कीवर्ड लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा लोअर num1 और num2। तो मुझे बताओ भाई, num1 में मेरे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10, num2 में मेरे पास वैल्यू क्या है, 15। तो num1 में वैल्यू क्या है मेरे पास 10, num2 में मेरे पास वैल्यू क्या है, 15। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने पहली वैल्यू भेजी थी, इस पहले वेरिएबल ने इस वैल्यू को पिक किया। यहाँ जो दूसरी वैल्यू भेजी थी, इस दूसरे वेरिएबल ने यहाँ पर वैल्यू पिक की। पहली वैल्यू क्या थी, 10, नंबर 1 ने वो रिसीव की। दूसरी वैल्यू क्या थी, 15, नंबर 2 ने वो वैल्यू रिसीव। तो नंबर 1 में क्या है, 10। क्या 10 लेस देन 15 होता है, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, नंबर 1 इज लोएस्ट। और नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 10, तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, नंबर 1 इज लोएस्ट। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यू भेज देते भाई 15 उल्टी, और यहाँ पर वैल्यू भेज देते 10, तो अब मेरे पास नंबर 1 में क्या वैल्यू आती भाई, नंबर 1 में वैल्यू आती 15, नंबर 2 में वैल्यू क्या आती 10। तो मेरे पास नंबर 1 क्या है 15, नंबर 2 क्या है मेरे पास 10। क्या 15 लेस देन 10 होता है, नो, कंडीशन फॉल्स। मैं किस पे आ जाऊंगा, एल्स वाले पार्ट पे। जब जब पहला हमारा नंबर छोटा नहीं है तो ऑफकोर्स नंबर 2 छोटा होगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, नंबर 2 इज लोएस्ट और नंबर 2 की वैल्यू क्या है भाई, 10 है। नंबर 2 की वैल्यू क्या है। तो कितना आसान हो गया, सिंपल। इसको ड्राई रन करके चेक कर लो। चलो इसको जल्दी से लिखो, इसके बाद एक और क्वेश्चन कर। भाई एक क्वेश्चन है, इस जैसा हमने पहले किया हुआ, क्रिएट अ फंक्शन। अभी देखो बोल रहा है एक फंक्शन क्रिएट करना है, दैट विल टेक पासवर्ड एज अ पैरामीटर। अब मुझे पासवर्ड किस में लेना है, पैरामीटर्स में लेना है। एंड रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू करना है। कब रिटर्न ट्रू करना है, इफ पासवर्ड इज स्ट्रांग। अगर मेरा पासवर्ड स्ट्रांग होगा तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न मेरा क्या होगा भाई, फॉल्स। ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ फंक्शन विल बी पास चेक। फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए भाई, पास चेक होना चाहिए।
अब ये आगे ये सारी कंडीशंस बता रहा है भाई, स्ट्रांग होने की कंडीशन क्या है, एटलीस्ट उसके अंदर 8 या 8 से ज्यादा करेक्टर्स होने चाहिए उस पासवर्ड के अंदर, एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए उस पासवर्ड के अंदर, एटलीस्ट 2 लोअर केस होने चाहिए उस पासवर्ड के अंदर, एटलीस्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए उस पासवर्ड के अंदर। मतलब ये सारी की सारी कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं होती तो हमारा ओवरऑल पासवर्ड क्या हो जाएगा, V2। तो जरा इसके पास इसका लिखते हैं भाई, हम लोग क्या करेंगे भाई, इसने बोला है फंक्शन बनाओ, मैंने फंक्शन बना दिया पास चेक के नाम से। पास चेक के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, और इसने क्या बोला था भाई, दैट विल टेक पासवर्ड एज अ पैरामीटर। पासवर्ड किस में लेना है भाई, पैरामीटर में लेना है। तो मैंने यहाँ पर भाई पैरामीटर में एक पासवर्ड ले लिया पास नाम के वेरिएबल में। और पासवर्ड की डेटा टाइप क्या होती है भाई, स्ट्रिंग होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसने बोला भाई रिटर्न क्या करना है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब होगा, जब पासवर्ड मेरा स्ट्रांग होगा, अदरवाइज मैंने रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। तो रिटर्न डेटा टाइप मेरे पास क्या होगी भाई, बूलियन होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न बूलियन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, बट मुझे अभी नहीं पता कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। बच्चों को प्रॉब्लम भी यहीं पर होती है भाई, वेरिएबल तो पता ही नहीं है कौन कौन से डिक्लेयर करने होंगे। तो हम शुरू की 3 लाइन स्किप कर लें, आप भी इस तरह पेपर में कर सकते, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अच्छा इन 3 लाइन के अंदर हम लोग वेरिएबल भी डिक्लेयर हो जाएंगे और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है भाई, जो पासवर्ड आ रहा है इसकी मुझे क्या करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा अगर ये 8 या 8 से ज्यादा करेक्टर्स होंगे तो आप क्या करो, बाकी 3 चीजें चेक करो, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ लेंथ पास। तो पास में हमारे पास क्या है, सपोज कर लेते हैं भाई मेरे पास पास में है DSU@123UP। सही है। तो अब मुझे बोलना है भाई इस पास में क्या है भाई, मेरे पास ये पूरा का पूरा पासवर्ड है, इसकी लेंथ मुझे बताओ। तो इसकी लेंथ क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। मैंने कहा अगर मेरे पासवर्ड की लेंथ लेस देन 8 होती है, देन आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। तो यहाँ पर देखो, सपोज कर लेते भाई मेरे पासवर्ड की लेंथ अभी ये है, तो मुझे यहाँ पर बताओ मेरे पासवर्ड की लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जब मेरे यहाँ पर आंसर आ रहा होगा तो वो क्या आंसर आ रहा होगा भाई, मेरे पास 7 आंसर आ रहा होगा। क्या 7 लेस देन 8 होता है, यस कंडीशन ट्रू है, और अंदर आने के बाद मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, फॉल्स। मैंने कहा भाई बाकी चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों चेक करूं मैं, जब मेरे पासवर्ड की लेंथ इससे छोटी है। जब मेरे पासवर्ड की लेंथ अगर इससे छोटी है तो मैं क्या कर दूंगा भाई, रिटर्न कर दूंगा। 8 से छोटी है, मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फौरन से कर दूंगा फॉल्स, बाकी चीजें चेक करने की जरूरत। अगर क्या पता मेरा पासवर्ड ये होता, तो अब मुझे बताओ मेरे पासवर्ड की लेंथ क्या होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब मेरे यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही होती भाई, मेरे पास वैल्यू आ रही होती 9। तो अब मुझे बताओ क्या 9 लेस देन 8 है, नहीं। मतलब ये लेस देन 8 नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न नहीं करना, आप एल्स वाले पार्ट पे चले जाओ। और एल्स वाले पार्ट पे जाके अब आप इन तीनों को चेक करोगे। मतलब मेरी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब आप इन तीनों को चेक करो, क्या ये अपर केस लेटर उसमें एक मौजूद है, क्या लोअर केस लेटर 2 मौजूद है, क्या डिजिट्स 3 मौजूद है। अगर तीनों की तीनों कंडीशन ये वाली फुलफिल होती है तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। मैंने यहाँ पर एल्स लिखा, एल्स। और मुझे अब सबसे पहली बात, मुझे अब क्या करना है भाई, इसमें जितनी भी करेक्टर्स है ना उनको अलग करना है। पहले इसको अलग करूंगा और चेक करूंगा क्या ये मेरे अपर केस में है। अगर अपर केस में नहीं है तो लोअर केस चेक करूंगा। अगर लोअर केस में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, डिजिट चेक करूंगा। और हम लोगों ने एस की टेबल, आप लोग को पता है भाई, एस की टेबल में जितने भी कीबोर्ड्स पे करेक्टर्स होते हैं ना उसकी एक डेनरी वैल्यू होती है। अगर बोलोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, हमारी बुक के अंदर भी एस की टेबल मौजूद है। हम्म,
ये देखिए, अब जितने भी हमारे पास कीबोर्ड पे कैरेक्टर्स होते हैं उसकी अलग अलग बाइनरी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखो ये कैपिटल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास देखो हमारे पास कुछ ना कुछ डेसिमल वैल्यू होगी। ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, इसके ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास हर कैरेक्टर की कुछ ना कुछ डेसिमल वैल्यू होती है। तो अब मुझे बताओ भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू है 65, कैपिटल बी की वैल्यू 66, कैपिटल सी की वैल्यू 67, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये कहाँ तक जा रही है हमारे पास, कैपिटल जेड तक। और इसके दरमियान में हमारे पास कोई और चीज नहीं आ रही, कैपिटल ए बी सी डी आ रही है, कैपिटल करेक्टर जी आ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 65 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 90 तक जा रहा है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे ये मालूम हो गया भाई मेरे पास कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है 66, और ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। और इसमें कोई और करेक्टर बीच में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही आएंगे और वैल्यू क्या है 9। इसी तरह हमारे पास कुछ ना कुछ स्मॉल ए की वैल्यू होगी, और स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो भाई हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू 97। फिर इसके बाद ये हमारे पास स्मॉल बी सी डी चलता रहेगा कहाँ तक जाएगा भाई, जेड तक जाएगा। और स्मॉल जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, 122। तो अब मेरे पास 97 से ये कहाँ तक है भाई, हमारे पास ये 122 तक है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये हमारे पास क्या हो गया भाई, स्मॉल ए से लेकर 97 से लेकर 122 तक है। इसी तरह हमारे पास जीरो की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसलिए कि जीरो भी तो हम कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हैं। 0 1 2 3, और ये कहाँ तक वैल्यू होगी भाई, जीरो से लेकर हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और 9 तक होगी कुछ ना कुछ वैल्यू। तो जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, जरा देख लेते हैं जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है। हमारे पास कैरेक्टर कहाँ पर है, ये जीरो की वैल्यू 48 है और 9 की वैल्यू क्या है 57। तो देखो इन नंबर्स के बीच में और कुछ नहीं हो रहा। जीरो की वैल्यू क्या है मेरे पास 48, वन की वैल्यू 49। ये चलता रहेगा और ये कहाँ तक जाएगी भाई मेरे पास 57। कितना आसान और सिंपल हो गया। अब जरा मुझे देखो भाई यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू देखो हमारे पास ये है। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे इस पूरी स्ट्रिंग में से हर बार पहले इस करेक्टर को अलग करूंगा, और अलग करने के बाद अलग किससे करेंगे भाई, बड़ी स्ट्रिंग में से अगर छोटी स्ट्रिंग निकालनी होती है तो उसके बिल्ट इन फंक्शन था सब स्ट्रिंग का। और अगर जब मेरे पास इस पहले इस करेक्टर को अलग करूंगा, इस करेक्टर को अलग करने के बाद मैं चेक करूंगा क्या ये कैपिटल ए से कैपिटल लेटर से बिलोंग करता है, अगर बिलोंग करता होगा तो मैं काउंट अपर कर लूंगा। अगर कैपिटल लेटर से बिलोंग नहीं करता तो मैं चेक करूंगा क्या ये हमारे लोअर केस से बिलोंग करता है, अगर लोअर केस से बिलोंग करता होगा तो मैं क्या करूंगा भाई, काउंट लोअर कर लूंगा। अगर ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैं चेक करूंगा क्या ये नंबर से बिलोंग करता है, अगर नंबर से बिलोंग करता होगा तो मैं क्या करूंगा, डिजिट्स। तो जरा देखो भाई हमारे पास मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर का लूप स्टार्ट किया। फॉर इंडेक्स 1 2, ये मेरा लूप कहाँ तक चलेगा भाई, जो भी लेंथ की पासवर्ड की लेंथ होगी, लेंथ। तो अब मुझे बताओ भाई इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये लूप मेरे पास कहाँ तक चलेगा भाई, 9 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, अब मुझे सबसे पहले इस कैरेक्टर को अलग करना है। तो इस कैरेक्टर को अलग करने के लिए मुझे कौन सा बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पर लिखा सब स्ट्रिंग, और इसमें 3 पैरामीटर चाहिए भाई। सबसे पहले पास में जाओ, तो पास में मेरे पास इस पूरे पासवर्ड का एक्सेस आ गया। मैंने कहा कौन सी कैरेक्टर से पिक करना स्टार्ट करना है, मैंने कहा इंडेक्स पोजीशन से पिक करना स्टार्ट करना है। तो इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, बोले पहली पोजीशन से पिक करना स्टार्ट करो, और कितने कैरेक्टर पिक करो भाई, एक कैरेक्टर पिक करो। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, पास में जाओ, मैं पास में चला गया, इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1, पहली पोजीशन से पिक करना स्टार्ट करो, कितने कैरेक्टर पिक करने, एक कैरेक्टर। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी। और डी को मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा, और मैंने यहाँ पर सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर। अच्छा एक और चीज, मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल यूज किया था, तो मैं डिक्लेयर भी कर लेता हूँ इंडेक्स। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी भाई, इंटीजर। मुझे ऐसा लग रहा है और भी कुछ इंटीजर वेरिएबल आएंगे, तो मैंने थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लिया, और अगर ना भी आए तो ये स्पेसेस इग्नोर हो जाते हैं, सही है, कोई मसला नहीं। यहाँ पर देखो हमने स्ट्रिंग में से अगर कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो उसकी भी डेटा टाइप क्या होगी भाई, स्ट्रिंग ही होगी, तो उसको अलग लाइन में डिक्लेयर करना होगा, डिक्लेयर सी एच। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी भाई,
स्ट्रिंग। ठीक है, अगर कोई और वेरिएबल आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे। अच्छा, अब मेरे पास सी एस में क्या आ चुका है, डी आ चुका है। और अब मैं इस डी को चेक करूंगा, ये मेरा कैपिटल लेटर से बिलोंग करता है। अगर करता होगा तो मैं क्या करूंगा, काउंट अपर कर लूंगा। मैंने कहा इफ करेक्टर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए। देखो मैंने आपको बोला एसकी टेबल में वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैं क्या लिखूंगा भाई, क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए है एंड लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड है। मतलब इस रेंज में लाई कर रहा है, तो मुझे बताओ भाई, एंड का मतलब क्या है, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या ये कैपिटल जेड से छोटा है? तो करेक्टर में वैल्यू क्या है, डी। क्या डी हमारे पास, डी की वैल्यू सपोज कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या होगी, ए बी सी डी, तो 68 होगी। तो क्या 68, ए की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास 65, समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं, याद करने की जरूरत नहीं है। और ए की वैल्यू भाई हमारे पास क्या है 65, क्या 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 होता है, यस कंडीशन ट्रू है। हमारे पास करेक्टर में क्या है, डी। डी की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास 68, 68 और जेड की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास 90। क्या 68 लेस देन इक्वल टू 90 होता है, यस। तो मतलब ये मेरे पास क्या है, डी यहाँ पर कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा होगा। ये हमारे पास ए से बड़ा है और ये जेड से छोटा है, तो मतलब ये इस रेंज में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। और अगर मेरे पास जब कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या करूंगा, देन काउंट अपर एरो काउंट अपर +1। तो काउंट अपर नाम का वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना होगा। मैंने यहाँ पर काउंट अपर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। और काउंट अपर को मुझे क्या करना होगा भाई, इनिशियलाइज भी करना होगा। मैंने काउंट अपर को किससे इनिशियलाइज कर दिया, 0। तो काउंट अपर शुरू में क्या है, 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 1 का। ठीक है, क्या पता हमारे पास यहाँ पर कैपिटल डी ना होता, स्मॉल डी होता। तो अब मुझे बताओ भाई, मेरे पास ये स्मॉल डी है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होता है, डी। स्मॉल डी की वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास होती 100। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या है 100, क्या, और 65 की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू क्या है 65। तो क्या 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 होता है, यस। ये इससे बड़ी वैल्यू तो है, ये तो बात सही है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पर स्मॉल डी है और स्मॉल डी की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास 100। तो अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पर क्या है 100 और कैपिटल जेड की वैल्यू क्या है 90। क्या 100 लेस देन इक्वल टू 90 है, नहीं, 100 90 के इक्वल या इससे छोटा नहीं है। मतलब ये इस रेंज में लाई नहीं कर रहा, ये इससे बड़ी तो है बट ये इससे छोटी वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये इस रेंज में लाई नहीं कर रहा। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स हो जाएगी। तो और अब मैं कहाँ पर आऊंगा, एल्स वाले पार्ट पे आऊंगा। और एल्स वाले पार्ट पे आने के बाद मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, एल्स इफ, मैंने कहा करेक्टर ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड करेक्टर लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड। करेक्टर में हमारे पास क्या है, स्मॉल ए। करेक्टर हमारे पास क्या आता है भाई, स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू क्या आती है 100 और हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू क्या है भाई 97। क्या 90, 100 क्या 97 से बड़ा है, यस कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। और यहाँ पर क्या है भाई हमारे पास 100, इसलिए कि स्मॉल डी की वैल्यू क्या थी 100 और स्मॉल जेड की वैल्यू क्या है भाई 122। तो अब मुझे बताओ, क्या 100 लेस देन इक्वल टू 122 है, यस। जब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं लाई कर रहा हूँ। तो जब जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देन काउंट लोअर एरो, काउंट लोअर +1। तो काउंट लोअर नाम का मुझे ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर भी करना होगा और इनिशियलाइज भी करना होगा। काउंट लोअर और यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, काउंट लोअर 0। क्या पता मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पर वैल्यू मेरे पास हो 1। तो अब मुझे बताओ भाई, मेरे पास करेक्टर में क्या आ रहा होता, 1 आ रहा होता। अब मेरे पास करेक्टर में क्या है, वैल्यू 1। 1 की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास 49, 49 और कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65। क्या 49 ग्रेटर देन 65 होता है, नो, कंडीशन फॉल्स। तो मैं नेक्स्ट कंडीशन पे जाता ही नहीं, मैं ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, मैं एल्स पे। स्मॉल ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 97,
स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 97, और करेक्टर में मेरे पास क्या है 1, तो 1 की वैल्यू क्या है भाई 49। क्या 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 97 होता है? नो। ये वाली कंडीशन फॉल्स, तो मैं अब किस पे आ जाऊंगा? एल्स पे आ जाऊंगा। मतलब ना मेरा अपर केस है ना मेरा लोअर केस है। अब मैं एल्स पे आने के बाद मैं क्या करूंगा भाई? मैंने कहा एल्स क्या हो रहा है ये? एल्स मैंने एक और कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल्स टू 9। तो मेरा करेक्टर की वैल्यू क्या है भाई? मेरे पास 0 की वैल्यू होती है 48, और मेरे पास 1 था, 1 की वैल्यू क्या है भाई 49। क्या 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 48 होता है? यस, कंडीशन ट्रू है। अच्छा, करेक्टर की वैल्यू क्या है? मेरे पास 1, 1 की वैल्यू क्या होती है 49, और 9 की वैल्यू क्या है भाई 57। क्या 49 लेस देन इक्वल टू 57 है? यस, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब मैं इस रेंज में लाई कर। जब मैं इस रेंज में लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा भाई? देन काउंट एन कर लेंगे, काउंट एन एरो, काउंट एन प्लस वन। ठीक है, तो अब मेरे ऊपर क्या होगा भाई? काउंट एन नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों के जहन में आ रहा होगा तो मैं इसको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। काउंट एन को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अच्छा, एक कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा, सर अगर ये अपर केस नहीं है तो हमने लोअर केस में चेक कर लिया, लोअर केस नहीं है तो यहाँ कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट क्या कर लेते? काउंट नंबर कर लेते। नहीं, अगर मैं काउंट नंबर कर लेता और ये सिंबल्स होते तो ये सिंबल्स को भी किसमें काउंट कर लेता भाई? काउंट नंबर में कर लेता। तो मुझे सिंबल्स तो काउंट ही नहीं करने हैं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की जो रेंज है उसी को काउंट करना है, अगर उस रेंज में होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं इस इफ से बाहर आ जाऊंगा, एंड इफ। अब मैं इस इफ से बाहर आऊंगा, मैंने यहाँ पर क्या किया भाई? एंड इफ। अब मैं इस इफ से बाहर आऊंगा, मैंने यहाँ पर क्या किया भाई? एंड इफ। और अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट इंडेक्स। यहाँ आने के बाद मेरी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले 1 था, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई? 2। इंडेक्स की वैल्यू मेरी क्या हो गई? ये 2 हो गई। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 9 होता है? यस, कंडीशन ट्रू है। अब मैं वापस से ऊपर जाऊंगा भाई, सब स्ट्रिंग पास, पास में आ गया। बोला भाई इंडेक्स पोजीशन, तो इंडेक्स की वैल्यू मेरी क्या हो गई? ये 2। बोला सेकंड पोजीशन से वैल्यू पिक करना स्टार्ट करो, कितने कैरेक्टर पिक करो? एक, तो मेरे पास एस अब कैरेक्टर में आ जाएगा। अब मैं एस को चेक करूंगा, क्या ये अपर केस है? अगर अपर केस होगा तो मैं अपर काउंट क्या बोलते हैं यू कर लूंगा। क्या ये लोअर केस है? अगर लोअर केस होगा तो मैं काउंट लोअर कर लूंगा। अब क्या मैं चेक करूंगा भाई? अगर काउंट लोअर भी नहीं है तो क्या चेक करूंगा भाई? काउंट नंबर है। अगर ये डिजिट्स होंगे तो मैं काउंट नंबर कर लूंगा। फिर वापस से नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास यू क्या आएगा? करेक्टर में आएगा। इस तरीके से ये हर करेक्टर को अलग अलग करेगा, और हर बार उस करेक्टर को चेक करेगा। अगर वो अपर केस में होगा तो अपर केस इंक्रीमेंट होगा, अगर लोअर केस में होगा तो लोअर केस इंक्रीमेंट होगा, अगर डिजिट होगा तो अगर डिजिट में इंक्रीमेंट। ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जैसे ही हमारे इंडेक्स की वैल्यू 10 होगी तो हम लोग क्या करेंगे? लूप से बाहर आ जाएंगे। और लूप से जब बाहर आएंगे तो मेरे पास कुछ ना कुछ काउंट अपर की वैल्यू होगी, काउंट लोअर की वैल्यू होगी, काउंट नंबर की वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूँ, एक सेकंड बेटा। मैंने कहा काउंट अपर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए क्या कहता है भाई? एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर होनी चाहिए। एंड काउंट लोअर लेस देन इक्वल टू 2, एंड काउंट नंबर, सॉरी लेस देन नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन होगा। काउंट लोअर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ठीक है। और काउंट नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही होगी तो मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न ट्रू कर दूंगा। अगर इनमें से मेरी कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रही तो मैं क्या कर दूंगा भाई? रिटर्न एल्स, रिटर्न फॉल्स। अब मैं इस इफ को क्लोज करूंगा, एंड देखो मैं अभी यहाँ पर इस लूप से बाहर आया था तो मैंने एक और इफ की कंडीशन स्टार्ट कर ली। अभी मैं इस एल्स वाले पार्ट में ही था,
देखिए ये जब मैं एल्स वाले पार्ट में उस वक्त आऊंगा जब मेरी 8 या 8 से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे पासवर्ड में, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन मेरी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है 8 वाली। और यहाँ पर आने के बाद मैंने इन तीनों कंडीशंस को भी चेक कर लिया, और अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज रिटर्न क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। काम कंप्लीट हो गया, मैं इस इफ को भी क्लोज करूंगा और एंड फंक्शन करूंगा। एंड इफ एंड फंक्शन, और ये फंक्शन चलेगा कब, जब मैं इसको कॉल करूंगा। तो मैं फंक्शन को कॉल किस तरीके से करते हैं भाई, सिंपल फंक्शन का नाम लिख लेंगे पास चेक, और पास चेक में मैं वैल्यू भेज दूंगा, मैंने क्या भेजी है, 1 SU@, वैल्यू मैंने भेज दी 1 SU@UP, नहीं 123 UP। तो ये वैल्यू क्या आएगी भाई, ये पास नाम का वेरिएबल ऊपर जाके रिसीव करेगा, और इस पास में ये वैल्यू आ गई। अब इसको एक एक करके चेक करेंगे, और कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न जो हो रही होगी वो पास चेक में आएगी। और पास चेक क्या सेम चीज लिखी हुई, जो भी वैल्यू रिटर्न आ रही होगी उसको मैं क्या करवा दूंगा, आउटपुट। तो मेरा आउटपुट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो false। जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दो, क्लियर है, बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ा है और जल्दी से इसको कॉपी कर। सर आपने मिस्टेक किया, आपने इनिशियल। हाँ सही है, ये हमारे पास काउंट ये होना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमने यहाँ पर क्या कर देंगे, काउंट अपर, ठीक है, सही, काउंट अपर। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर सही किया था, बस ये गलती से काउंट यू नहीं लिखा, ठीक है। चलो इसको जल्दी से कॉपी करो, इसके बाद चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इंशाल्लाह लीनियर सर्च करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।